नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे मोहन भागवत का जिस तरह से बयान सामने आया आरएसएस प्रमुख का, मणिपुर पर उन्होंने चिंता जताई है और कहीं ना कहीं एक नसीहत भी अब सरकार को दी है। उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हालात है वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी उनकी सामने आई और उन्होंने कहा कि आरएसएस वहां पर भी स्टेबल होकर और कहीं ना कहीं हिंसा को रोकने का प्रयास कर रही है और इस तरह के माहौल में भी वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको बता दें, आरएसएस की तरफ से तमाम जो बयान है वो लगातार सामने आते रहे हैं। जिस तरह से हमने कल भी इसको लेकर चर्चा में लिया, इससे पहले भी चर्चा में लिया, जब आरएसएस की जो 3 दिन की बैठक हुई थी केरल में, समन्वय बैठक, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे वो डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, महिला आरक्षण का मुद्दा हो। लेकिन एक बार फिर से अब जो संघ प्रमुख ने आज बयान दे दिया है मणिपुर को लेकर, उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज इसीलिए क्योंकि इससे पहले जून में एक बार वो इसको लेकर बयान दे चुके हैं मणिपुर में हिंसा को लेकर और आज फिर से उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताई। लेकिन आज इसके साथ साथ उन्होंने कई और बयान भी दिए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। मनीष, बिल्कुल ठीक है ऋषिका, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मणिपुर में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, अधिक चुनौतीपूर्ण है। संघ परिवार और संघ के जो स्वयंसेवक है वो लगातार कुकी और मैतेई दोनों समुदाय को बीच में समन्वय से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को लेकर भी और राष्ट्र को एकजुट करने के लेकर भी वहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने एक और जो बड़ा बयान दिया है जिसकी चर्चा चारों ओर है। मोहन भागवत ने बयान दिया है कि खुद को भगवान ना समझें। ये संदेश किसके लिए था? उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता को तय करने दीजिए कि भगवान कौन है। हम खुद से अगर ये कहें कि हम भगवान हैं तो हम अपने आप में मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता को तय करने दीजिए। तो इस बयान से सारी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये संदेश किसके लिए था, ये टिप्पणी किसके लिए थी, इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास हमारे पास मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूँ, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नीरज तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश निगम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राधे श्याम अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। एडवोकेट विनोद मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत विलक्षण जी आपके साथ में करना चाहूंगी। देखिए, आरएसएस की तरफ से कई सारे बयान सामने आए हैं। जो 3 दिन की समन्वय बैठक चली उसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस पर कहीं ना कहीं इसके पहले आरएसएस ने चुप्पी साधी हुई थी, जैसे महिला आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिस पर कहीं अब आरएसएस खुलकर बोलती नजर आ रही है। और आज जिस तरह से संघ प्रमुख का यह बयान सामने आया मणिपुर को लेकर, चिंता उन्होंने जाहिर की, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को एक नसीहत देने का काम किया। उन्होंने कहा साल भर से ये जो हालात चल रहे हैं उस पर अगर अभी तक लगाम नहीं लगाई गई है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आरएसएस है वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है। कैसे आप मणिपुर पर उनकी इस चिंता को देख रहे हैं? ऋषिका जी, इसको 2 नजरियों से देखा जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पसेस के बेसिस पे। देखिए, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उनका जो कंसर्न मणिपुर के बारे में दिखाई देता है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। जिस तरह की सिचुएशंस अब और बिगड़ गई हैं पिछले 1-1.5 महीने में मणिपुर में, वो ज़रूरी में इस बात के लिए कहना चाहिए कि कैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे खुद के ही देश में, एक शांतिपूर्ण देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स, उनके अटैक्स हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चिंग जैसी हरकतें हो रही हैं, वहाँ पर आम जन हथियार लेके सड़कों पे निकल आए हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ड्रग्स का इन्फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ बॉर्डर जंपिंग भी हो रही है। तो इस तरह से ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर मणिपुर में बन गया है, ये बहुत ही चिंताजनक है। एक बहुत बड़ा बबल है जो जब बर्स्ट होगा तो प्रशासनिक, राजनीतिक और अंदरूनी और बाहर की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ऋषिका, जिस तरह की हालात हमें मणिपुर में दिख रहे हैं और खासतौर से जो वॉलंटियरिंग आरएसएस ने करी है वहाँ पर, इससे ये साफ जाहिर होता है कि स्थिति ऐसा भी नहीं हो सकता कि हस्तक्षेप जब तक समाज के सभी लोगों का हो साथ में,
उससे भी सुलझ जाए, जो कि कई अभी कुछ महीने पहले हमने भी आपके ही एक अच्छे चैनल पर राष्ट्रीय स्तर का एक डिबेट किया था, और तब ये बातें हुई थी कि सब एक तरीके के स्टेक होल्डर्स का जब एक समन्वय बैठेगा तो शायद स्टेट में नॉर्मलसी आ सकती है। लेकिन जब आरएसएस के खुद के स्टेशन लोग वहां पर हैं और वो सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, मतई और कुक्की समाज के आम जन और जनप्रतिनिधि जो इस स्टेक्स में लगे हुए हैं, वो जब ये समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है। आप देख सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से जो मणिपुर में एक लेवल है उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी गुत्थी और सुलझ गई है, उसे आंतरिक और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे हमें सॉल्व करने की जरूरत है। चाहे कल तक हम ये देख रहे थे विलक्षण जी, क्योंकि हमने चर्चा इसको लेकर काफी की, जातिगत जनगणना पर जब संघ ने एक बयान दिया, जब महिला आरक्षण को लेकर संघ ने बयान दिया, तो देखिए कई सारी चीजें तब भी चर्चा में आई कि अब बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। जो नड्डा जी के एक बयान पर बातें बिगड़ रही थी, खटास कहीं ना कहीं आ गई थी, जिसके बाद हमने देखा नतीजे जैसे ही आए तो आरएसएस ने एक लंबा चौड़ा जो भाषण है, इंटरव्यूज में उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को नसीहत दे डाली थी कि राम मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये तमाम चीजें थी। लेकिन आज एक बार फिर से जो मोहन भागवत के जो तीखे तेवर दिखे हैं, जैसे मनीष जी ने भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि खुद को भगवान न समझे। एक उन्होंने अभी जून में भी उन्होंने ये कह दिया था कि राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो क्या फिर से कोई खटास देखने को मिल रही है, या फिर ये समझे कि प्रधानमंत्री को एक वो सीधे तौर पर ही सीख दे रहे हैं कि भगवान मत समझिए खुद को, क्योंकि अभी उनके बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल टर्म्स को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई है। देखिए आरएसएस में जब मोहन भागवत जी कोई चीज कहते हैं तो, और खासतौर से जब वो मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना कि भगवान बनने की कोशिश ना करे, इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार किस तरीके से सिचुएशन को खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई है। इन द सेंस कि डायरेक्ट हस्तक्षेप लेके, डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन लेके और वहां पर एक प्रॉपर पीस का एक जो मिशन किया जाए उस स्टेट में, उन आसपास के स्टेटों में, वो नहीं हो पा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उसे इग्नोर करते हुए अन्य मुद्दों पर ज्यादा हवा दी जाए। तो इसी के एरोगेंस को देखा जा रहा है, और ये आरएसएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बीजेपी के लिए इसलिए भी बन जाती है क्योंकि ग्राउंड वर्क आरएसएस करता है। अगर इस तरह की आंतरिक लड़ाई किसी मणिपुर जैसे स्टेट से बाहर निकलते हुए अरुणाचल में, असम में, नागालैंड में, मेघालय में और साथ ही साथ त्रिपुरा में पहुंचती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, भी चिंता का विषय बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी विलक्षण सक्सेना जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों ने वो काम नहीं किया जो सरकारों को करना चाहिए। शायद यही वजह होगी कि बार बार संघ को इस मुद्दे पर खींचना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आपके जो राजधर्म क्या है, आपके गतिविधियां कैसी होनी चाहिए थी, कैसे आपको इंटर्न करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं। क्या यही कारण है कि बार बार मोहन भागवत को इस मामले में बयान देना पड़ रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संघ चालक जी जो बात कहने जा रहे हैं और कह रहे हैं पब्लिकली, जब उन्होंने ग्राउंड स्तर पर सर्वे किया कि स्थितियां इतनी भयावह क्यों हो रही हैं, तो रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमारे भारत की एक बड़ी विचित्र स्थिति है। जो सत्ता में सरकार रहेगी वो कुछ भी करेगी तो विपक्ष वाला तुरंत केवल विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं करना। संघ हमेशा राष्ट्र हित में काम करता है, और राष्ट्र हित में जो विचार उन्होंने चिंतन अभी करके निकाल के लाए हैं कि कहां कहां स्थितियां बिगड़ रही हैं। अब चिंता का विषय हम लोगों को ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर बैठकर अभी एक भी बार चर्चा नहीं की है। यदि ये दोनों बैठ के एक बार चर्चा कर लें तो शायद वहां की स्थिति सुधर सकती है। यदि सत्ता पक्ष कुछ करता है तो विपक्ष उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसकी जो शुरुआत है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन, क्या उनको शुरू नहीं करनी चाहिए थी? उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक अखबार को, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, ये तो उनका अहंकार ही था या उनके बड़बोलेपंते क्या थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और ये जो आप चर्चा की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत ही उनको करनी चाहिए थी। राज्य के मुखिया हैं वो। नहीं, राज्य के मुखिया हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर रहे हैं, अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर की दो पार्टियों को आपस में एक बार चिंता करनी चाहिए वहां के बारे में। यदि स्टेट वहां पे नहीं संभाल पा रहा है तो एक बार राष्ट्रीय स्तर की चर्चा करें। अब जब सत्ता पक्ष क्या होता है बात करेगा तो वहां की स्थितियां सुधर नहीं पा रही हैं, तो जो संघ परेशान, संघ कभी तलवार लेके थोड़ी घूमेगा, बंदूक लेके थोड़ी घूमेगा, वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके बैठ करके समझौता कराने की कोशिश में निरंतर प्रयासरत है। लेकिन जब ये प्रयास हर बार विफल होता जा रहा है, स्थितियां ये हो गई हैं कि अब ड्रोन से हमले हो रहे हैं। सोचो, इस भारत में ये पहली बार हो रहा है। क्या ये ऐसा होना चाहिए? अब सरकार क्या उसमें बार बार एक्शन
सख्ती से थोड़ी लेगा, हमेशा यही प्रयास करेगा कि नहीं। अब आप अनुमान लगाइए कि लगभग आप जानते हैं 53% मैतेई लोग हैं, अधिकतम 50% से ऊपर हैं, कुकी 25%। हाँ। स्थितियां वहां आप अनुमान लगाएंगे सबसे ज्यादा मैतेई हैं। और ये गरम कब हुआ? ये गरम हुआ जातिवाद से। जातिवाद से। और जो वहां कैसे स्थितियां गर्म हुई, उन्होंने कहा नहीं मुझे आरक्षण चाहिए। अब आरक्षण से स्थितियां गर्म होते होते आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ड्रोन से हमला शुरू हो गया तो है। क्या हाई कोर्ट के उस फैसले को हम जिम्मेदार ठहराएं जो हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने की बात कह डाली? तो कुकी जो थी वो देखो नाराज हो गए। अभी वो फाइनली रिजल्ट पे नहीं आया है, हाँ। केवल अभी चर्चा में है ठीक है। कि हम ऐसा करेंगे। हाँ। अभी फाइनली रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन कि कहीं क्या ना होगा? कहीं जिस तरह से वहां पर हिंसा हो रही है, चिंता का विषय तो है मनीष जी, लेकिन संघ की तरफ से बार बार ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना या सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बयान देना जिसको लेकर विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष को घेर रहा नहीं, है। लेकिन आरएसएस गंभीर है इस मसले को लेकर, वो मुद्दे को चाहता है लेकर कि तो देखिए, हिंसा रुके। इस मुद्दे को लेकर तो गंभीर है ही, लेकिन पिछले जो 3 दिन बैठक हुई है और फिर आज जो मोहन भागवत का बयान सामने आया, अगर हम गौर करें तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष को घेर रहा है। इन मुद्दों को लेकर चिंता तो बनी हुई है, लेकिन राधा वल्लभ शारदा जी, अब देखिए जो 3 दिन की बैठक हुई थी, इसमें ये भी बातें हुई थी कि नड्डा जी से बातचीत भी हुई है, उनसे चर्चा भी हुई है, सूत्रों का ये कहना था। लेकिन आज जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान सामने आया, देखिए ये ना सिर्फ उनकी चिंता थी, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए नसीहत थी कि अब मणिपुर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हिंसा तो थमने का नाम ले ही नहीं रही, लेकिन इसके साथ साथ अब इस मुद्दे पर उन्हें घेरा जा सकता है, इसलिए ये नसीहत दी जा रही है। शिखा जी, हम लोग पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक तो बाद में बने हैं, इतने साल निकल गए, इसलिए खबर के पीछे की खबर पर जाना चाहिए। आखिर ये विवाद क्यों उठा, उसका एक उदाहरण हम देख लें। हम श्रीलंका से शुरू करते हैं। श्रीलंका में जो राष्ट्रपति भवन था, प्रधानमंत्री कार्यालय था, बाकी जगह जो था तोड़ फोड़ हुई, उसी की प्रतिलिपि हमें परसों सरोजनी नायडू स्कूल में देखने को मिली। वो बच्चियां, उनने अपने स्कूल में जो उधम मचाया है, ये उसी का रूप है। आज मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में भी जो जातिगत की जो बात उठी है, जाति पहले भी थी, आदिकाल से चली आ रही। हम लोग 4 जाति में विभाजित थे, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा। अब ये हो गया कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई तो अपने यहाँ एक वो है ST/SC वाला प्रकरण, वो चाहे जिस पे दर्ज हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। जब आप जाएंगे ना पूछने, वो बोलेगा साहब मैं चमार हूँ, या मैं मेहतर हूँ, या मैं कायस हूँ, या मैं बनिया हूँ, तो आपके ऊपर जो इकट्ठी जानकारी लेने के लिए जो आदमी जाएगा, उसके ऊपर में वो जाएगा और पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। लेकिन ऋषिका ने जो सवाल किया है, क्या ये आरएसएस? मैं वहीं आ रहा हूँ। आरएसएस का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्र के प्रति है। बिल्कुल, राष्ट्र में इस तरह की वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। अब ये 2 लोगों के बीच का झगड़ा है, कहाँ पर? मणिपुर में, मैथई और क्या, तो ये जातिगत के आधार पर है, और ये अभी से नहीं है वहाँ, ये बहुत पुराना है। अब मैं आपको, लेकिन आरएसएस की तरफ से ये कहा गया था कि पिछले 10 साल से तो शांति थी, और 1 साल से ये जो हिंसा है वो लगातार बढ़ी है, भले ही वो जाति को लेकर हो, लेकिन क्या सरकार को वहाँ पर कोई अहम कदम नहीं उठाने चाहिए? नहीं, वहाँ की लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक्शन उसको उठाना चाहिए, लेकिन वो दबाव में है, वो प्रेशर में है, जिस तरह से बंगाल में, क्या वही स्थिति वहाँ भी है। अब केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति शासन लगा देती है, मान लीजिएगा हिमाचल में और आपके यहाँ बंगाल में, तो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। अब इस पे मैं एक बात कहूँगा, आप लोगों को बीच में टोक रहा हूँ, इसके पीछे देश के विभाजन में जिनका हाथ है वो है अमेरिका और चाइना। ठीक है, ये 2 देश जो है वो भारत को सुरक्षित नहीं देखना चाहते, बिल्कुल ठीक है, भारत को आगे बढ़ते हुए पसंद नहीं करते वो। इसलिए
वो ये धीरे धीरे आसपास के जो है हाँ। अपनी ठीक है, स्टेट लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंसा भड़की है, मोहन भागवत का उस पर बयान सामने आया है, ये बेहद चिंताजनक है। बार बार बयान हाँ। आना उनको कहीं ना कहीं वो ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को भी, प्रशासन को भी, सिस्टम को भी विरोध में नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना चाहूंगा कि अगर जिस प्रकार से हम वहाँ पर मणिपुर में लगातार 1 साल से हिंसा देख मनीष रहे जी, हैं, राधा और वल्लभ उसके जी आ बाद- रहे हैं आपके पास। मैं आपके पास में आऊंगा सर। विनोद मिश्रा जी, जैसा कि 1 साल से वहाँ पर लगातार हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं नीरज तिवारी जी ने भी उस बात को इंगित किया, राधा वल्लभ जी भी उस बात को इंगित कर रहे हैं कि सरकार, हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। अगर वो सिस्टम फेल हो चुका है तो इसमें एक और सवाल आरएसएस प्रमुख ने किया कि अगर ये आप हिंसा नहीं रोक सकते तो हिंसा रोकेगा कौन? जो हालात है वो पटरी पर कैसे आएंगी? मनीष जी, आरएसएस चीफ का जो बयान है, यदि उसको आप देखें तो उसमें 2 चीजें झलकती हैं। क्योंकि भारत संघीय ढांचे के आधार पर चलता है, तो यदि राज्य की कोई व्यवस्था फेल होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को उस समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। और जब केंद्र सरकार उस पे या तो लेट लतीफ कर रही है या उस समस्या को हल करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो चूंकि हमारे देश में यह माना जाता है कि आरएसएस राष्ट्रीय विषय के लिए चिंतित रहती है और वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट जो रहता है आरएसएस का वो उसको मिला है। तो इन परिस्थितियों में यदि आरएसएस की ओर से देश की जो समस्या है, जो मणिपुर भले उस राज्य की समस्या है लेकिन पूरे देश में उसका एक आग जो जल रही है और कहीं उस आग को पूरे और प्रदेश की जनजातियां या जातियों में न जाए, हाँ। इसके लिए कहीं ना कहीं रोकने आरएसएस का प्रयास प्रमुख कर रहे हैं। चिंतित है। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विफल रही है, तो क्या शायद मोहन भागवत को ये हाँ, कहना पड़ा है कि आप अहंकार मत पालिए? बस यही मेरा कहना है हाँ। कि मोहन भागवत जी का यह कहना कि अहंकार मत पालिए, हाँ। तो जो वर्तमान सत्ताधीश हैं या मोदी जी हैं, क्योंकि देखिए प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, तो उनको एक स्पष्ट संकेत है कि आप जो है वहाँ के जो क्षेत्रीय गणित है, समीकरण है, उसको तालमेल बैठा करके केवल आप ऐसा दबाववश नहीं, उसकी जो मूल समस्या है ग्राउंड लेवल पे जाइए। क्योंकि यदि हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो आरएसएस आज से नहीं, कई दशकों से पूर्वोत्तर की इन समस्याओं से रूबरू होता आया है और कई कैंप चलाए हैं, कई कार्यकर्ता केवल उसी के लिए अर्पित कर दिए हैं। तो इनका जो कहना है कि आप भी उन प्रमुख लोगों के बीच जाकर के, उन जनजातियों के बीच जाकर के समस्या का हल करिए। हर चीज का हल बंदूक या क्रोध या दंड नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अहंकार पे मत रहिए, आप उस समस्या को व्यक्तिगत स्तर पे कार्यकर्ता बातचीत करके शांति से हल करिए, इस तरह के बयान राज्य और उसके बीच एक टकराव की स्थिति ना आने पाए। ठीक है ये विनोद भी जी, इस एक तरह के संदेश बयानों है। से कई बार आरएसएस जो है वो बीजेपी को आईना दिखाने का काम तो करती आई है, पर इस बार जो 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन पर विपक्ष हमेशा से निशानत साधता आया है, दूसरा जिस तरह से एक तो भगवान वाला बयान आरएसएस प्रमुख की तरफ से दिया गया है, दूसरा अहंकार वाली जो बात की जा रही है। अभी कुछ समय पहले भी राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया था कि संविधान वाली वो बात करते हुए कह रहे थे कि संविधान की जीत हुई है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने कंधे ऊंचे कर चलते थे, अब उनका समय ये आ गया कि वो कंधे झुकाकर चलने लगे हैं क्योंकि सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं। तो इस तरह के बयान जो है विपक्ष देता रहा है। लेकिन दिनेश निगम जी, ये जो आरएसएस चीफ ने कहा है कि अहंकार ना पाले, राजनीति करे, राजनीति में अहंकार की जरूरत नहीं है, दूसरा खुद को भगवान ना समझे। देखिए जैसे मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि नसीहत तो है, एक बीजेपी को सीख तो है, लेकिन क्या अब इससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बदलने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मणिपुर का जहाँ तक मामला है तो ये आज से नहीं, एक लंबे अरसे से वहाँ जो है 2 समुदायों को लेकर के आपस में जो द्वंद्व मचा हुआ है। भारत सरकार का जो दायित्व बनता था समय रहते हुए, उससे भारत सरकार ना जाने क्यों मुंह मोड़ करके चुपचाप बैठी हुई है। जबकि वो चाहती तो ऐसा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि इसका समाधान नहीं किया जा सकता था। मोहन भागवत जी की बात जहाँ तक है तो उनका इस तरह से बयान आना, वो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और सरकार में बैठे शीर्ष लोग जो भी है जिम्मेदार या प्रमुख, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैंने इनडायरेक्ट में हिंट है कि आप अपने आप को भगवान समझते मत मानिए,
जो स्थिति वहाँ है उन स्थितियों को तत्काल जो है उसका समस्या का निराकरण करिए। अभी तक आप चुप्पी डाले बैठे रहे, ये बहुत गलत है ना। अहंकार की भाषा भी उसी से जुड़ा हुआ है। भगवान और अहंकार अगर अपन देखें तो पहलू वही है। भाई अहंकार उनको था तभी तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का रूप हूँ, भगवान ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखा है। तो इतनी बड़ी बात कहने वाले के सामने इतने महीने से जहाँ जो दो समुदायों के द्वंद्व मचा है और उसका समाधान एक छोटा सा स्टेट है, कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है ना, उसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो मेरा अपना मानना ये है कि सरकार उसमें जानबूझ करके उसमें मुंह मोड़े बैठी है, चुपचाप बैठी है। उसका कारण सुनिए, कई बार विपक्ष ने इंगित किया, कई बार अन्य लोगों ने भी इंगित किया और मोहन भागवत जी ने पहले भी इंगित किया था। पहले भी उन्होंने अपने देश की मुखिया को उन्होंने इंगित किया था, लेकिन उसमें ध्यान न देना और वहाँ के मनीष जी, वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक न्यूज बिल्कुल लगातार मैंने कुर्सी में बने रहने के जो संकेत उन्होंने नैतिकता के आधार पर तो उनको ये चाहिए था कि वो अपने पद से त्याग पत्र देते और पूरी जिम्मेदारी लेते कि मुखिया के तौर पर मैं इसका जिम्मेदार हूँ। राधेश्याम अग्रवाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख ने एक और बयान दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया को वहां पर जाना चाहिए, जाकर के वहां पर शांति बहाल करनी चाहिए, दोनों समुदाय के बीच में बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के जरिए बातों को सुलझाएं, मसला हल करवाएं। दूसरे देशों में आप मध्यस्थता करने वाले, जैसा कि रूस और यूक्रेन की भी खबर आई कि दोनों में शांति होगी तो भारत में होगी, भारत में उसका एक स्टेज तैयार होगा, तो वहाँ की हम शांति बहाली कर सकते हैं, वहाँ की युद्ध रुकवा सकते हैं। तो क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि अपने ही देश में एक राज्य जो 1 साल से चल रहा है वहाँ शांति बहाली करा सकें? क्या प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, जैसा कि आरएसएस प्रमुख ने कहा? देश के मुखिया को जब दूसरे देशों की समस्या वो हल करने जा रहे हैं तो ये मणिपुर के एक मसले को लेकर उनको वहाँ पर जाएं, वहाँ क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ में तालमेल करें, बातचीत करें कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। पर आप आज देखिए जातिगत संघर्ष ये और बड़ा तो और प्रदेशों में आग लग सकती है। हाँ। मोहन भागवत जी की चिंता बिल्कुल सही है कि अपने आप को भगवान ना माने, तो भगवान मानने का जो है केंद्र की सरकार के ऊपर उनका इशारा इंगित करता है। नहीं तो आरएसएस की बात नहीं मानने का नतीजा यह है कि आरएसएस को अब मुंह खोल के कहना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है, अगर अब आरएसएस को मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ रही है। क्योंकि पिछले हमने 10 सालों में देखा कि जिस प्रकार से आरएसएस ने और बीजेपी में समन्वय बनाकर काम किया, एक ठोस रणनीति के तहत काम किया और सत्ता पर काबिज हुए। अब देखिए जिस प्रकार से आरएसएस कहती है, अब बीजेपी उसको नकार देती है। तो इसका ये कारण है कि अब बार बार मुंह खोल के बीजेपी को कहना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि आपको ये करना चाहिए। राजधर्म, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि राजधर्म का पालन करिए, तो दोबारा मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि राजधर्म का पालन करिए। आरएसएस जो काम करती है ग्राउंड लेवल पे करती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आरएसएस का काम ग्राउंड लेवल पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, उनके केंद्र के लोगों को, और कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ पर इसी का लगातार काम कर रहे हैं। विषम परिस्थितियां हैं, वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, सहयोग भी नहीं है बाकायदा सिस्टम का, उसके बावजूद भी वहाँ पर आरएसएस के जो वर्कर है, स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया आज आरएसएस। बिल्कुल, और जिस तरह से आरएसएस हर मुद्दे को लेकर एक प्रतिक्रिया अपनी दे रहा है, और जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको बीजेपी के लिए एक रूट माना जा रहा है, जातिगत जनगणना, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी कहीं ना कहीं बोलने से कतरा रही थी, ना तो वो इसका विरोध कर सकती थी, ना इसका समर्थन। तो ऐसे ही आरएसएस ने कई मुद्दों पर बोलकर बीजेपी की राहें आसान की हैं। विलक्षण जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, अभी जिस तरह से दिनेश निगम जी ने कहा था कि ये देखिए फेलियर तो है सरकार का कि वहां पर अगर 1 साल से हिंसा हो रही है और अगर हम बाहरी देशों में अपनी सलाह मशवरा दे रहे हैं, तो फिर मणिपुर में हिंसा रोकना क्या इतना ज्यादा मुश्किल है? संघ के प्रयास क्या अब वहां पर शांति करने में काम आएंगे, और संघ के प्रयास ही क्या सिर्फ काफी रहेंगे? सरकार को सहयोग देना होगा, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ संघ की जिम्मेदारी रह गई है? अब सरकार की वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि देखिए किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी मुद्दे से, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, या फिर वो मणिपुर का मुद्दा हो, उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरे मुद्दों पर। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी रह गई, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं ऋषिका, इसको यहाँ पर बाइफरकेट करके चले, क्योंकि आरएसएस की स्टैंडिंग भारतीय परिधा में और सरकार अपने आप में एक दो अलग अलग चीजें हो जाती है। और इसी तारतम्य में समझें कि सरकार ने आज तक अभी तक एफर्ट्स क्या क्या लगाए हैं मणिपुर की सिचुएशन नॉर्मल होने में। लोकल पुलिस एनफोर्समेंट जो वहां पर डिप्लॉयड हैं,
उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर करके रखी है कि ऑन ग्राउंड यानी ज़मीनी स्तर पर उपद्रव करने वाले सब लोगों को सिलसिलेवार पर पर्सन बेसिस पे प्रोसिक्यूट भी किया जाए, उन्हें पकड़ा भी जाए और उन्हें किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके जेल में डाल के या विस्थापित करके उन्हें ऐसे माहौल में आगे नहीं बढ़ने दी जाए। वहीं राष्ट्रीय जांच नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA और उसके बाद फिर आपका CBI सिंडिकेटेड रूप में वहां पर बैठे हुए जो लीडर्स हैं, जो पर्दे के पीछे से लेके पूरा एक सिंडिकेट वहां पे वायलेंस का चला रहे हैं, उनके प्रोसिक्यूशन में लगी है। और वहीं असम राइफल्स हथियारों की इन सप्लाई, ड्रग्स की इन सप्लाई और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक उन्होंने एक बेसिस बना रखे हैं। मणिपुर की सबसे बड़ी स्थिति ये है कि गांव में और खास तौर से इन्हीं समुदाय के लोग, क्योंकि हमने पिछले डिबेट में भी डिस्कस किया था कि कुकी समुदाय वो है जो ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं। अब उनके वायलेंस की जो एक बेसिस उन्होंने बना रखा है वो दूर दराज के इलाकों में, दुर्गम इलाकों में बना रखे हैं, जहां पर सिर्फ एक आर्मी इन्फिल्ट्रेशन ही उसको रोक सकता है। वही मैतेई समुदाय जो शहरों में ज्यादा बसे हुए हैं, धनाढ्य भी हैं, उनके रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, शहरों में किस तरह से वायलेंस करने की कोशिश की जा रही है और कैसे महिला, मैं इस बात पे थोड़ा फोकस भी दे रहा हूँ यहाँ पे, महिला रिलेटेड अपराधों में और साथ साथ ही वहां पर एक तरीके से जो सिंबॉलिक अपराध किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, महिलाओं का इस तरह से प्रदर्शित करना वहां पे इतना जघन्य अपराध सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें वायलेंस उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर करना था, बल्कि इसलिए था कि एक मैसेज समाज में देना था। तो इस तरह की जो वायलेंसेस को रोकने के लिए क्या सरकार स्टेट दर स्टेट या लेवल दर लेवल क्या इसमें एफर्ट्स नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पे वहां पे जो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद पे जो एक हायर लेवल डिस्कशन कमेटी बनी है, सरकार ने समन्वय साधने की कोशिश करी। तो ये सरकार के एफर्ट्स एक तरफ है। RSS वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहा है। देखिए, अभी के चुनावों के बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, वो है कि सिस्टर स्टेट्स में यानी नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। ये एक नया ग्राउंड है, एक नया पॉलिटिकल ग्राउंड है जो काफी लंबे समय से बीजेपी के लिए अछूता रहा था। आगे जाके जब परिसीमन जैसी घटनाएं होंगी, जब परिसीमन होगा इस देश में, लोकसभा की, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो इसी समय में RSS और बीजेपी के समन्वय के होते हुए इन 7 स्टेटों में अपना पॉलिटिकल ग्राउंड बनाना आसान रहेगा। खास तौर से इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अरुणाचल में देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे किया। अब वायलेंस अगर मणिपुर से बाहर निकलता है, और क्योंकि वायलेंस मणिपुर के अंदर जातिगत है और मोस्टली वहां पे पॉपुलेशन डेमोग्राफ आसाम और इन सब जगहों में जाति के समीकरण में है, कहीं RSS और बीजेपी उन चीजों का शिकार ना बन जाए जिसकी वजह से आज देश के अन्य हिस्सों में उन्हें बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है कि एंटी ST SC, एंटी रिजर्व्ड कैटेगरी और एंटी मार्जिनल ग्रुप की एक स्टैंडिंग बीजेपी की जो इमेज बनती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए जरूरी है। तो RSS का यहाँ पर एक समन्वय इस तरह से भी बैठाना ज्यादा सही पड़ता है। कहीं ना कहीं जैसे कि हर मुद्दे पर बीजेपी की जो राह क्लियर करती जा रही है RSS, वैसे ही मणिपुर के मुद्दे पर भी बयान इसलिए है ताकि बीजेपी उस पर कोई ना कोई स्टैंड ले आगे। एग्जैक्टली, बीजेपी उस पर स्टैंड ले और ऊपर से समन्वय बैठाने के लिए आपस में RSS और बीजेपी जब 7 स्टेट्स की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी पड़ता है कि किसी भी क्षेत्र से आप निकल के आते हैं, वहां के लोकल लीडर्स में से कौन प्रोमिनेंट निकल के आते हैं। भाई अगर हम कह सकते हैं कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा एक बड़े लीडर बन के निकल के आते हैं, तो कोशिश करी गई कि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और वही समन्वय बैठा भी। RSS ने उसमें एक अच्छी भूमिका निभाई। N बीरेन जिनका हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है। तो सिस्टर स्टेट्स को पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे समन्वय बिठाकर एक प्रॉपर लीडरशिप तैयार की लेकिन जाए। अब तो विलक्षण जी वहाँ की जो व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, समन्वय बैठाने की बात तो दूर। नीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से एफर्ट की बात कर रहे थे विलक्षण जी, मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा, क्योंकि इतना ये कठिन नहीं था, हिंसा को रोकना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अगर वहां पर हम आर्मी उतार देते, जैसा कि 1999 में हमने कारगिल युद्ध जीता, चंद घंटों में हमने जीत लिया था और वहां इतना मुश्किल भी नहीं था। अगर सरकार चाहती या केंद्र सरकार चाहती या राज्य सरकार ही चाह लेती और आर्मी को वहां पर उतार देती, आर्मी का एफर्ट लगा देती, तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंसा दोनों तरफ से रुक जाती, कुकी और मैती दोनों तरफ से? अब कुछ सिस्टम्स होते हैं, हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला जो था वो अलग है, हाँ, आपका पूर्वोत्तर राज्यों का मामला अलग है, और फिर उसके बाद आप आ जाइए पश्चिम बंगाल का मामला अलग। नहीं, लेकिन दोनों मामलों में देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, ये मत भूलिएगा। आगे मैं बता, हाँ, सब जगह की स्थितियां अलग अलग हैं। हाँ, और जो संघ परिवार का कहना है, ये बहुत दूरदृष्टि वाले होते हैं।
बहुत दूर की सोच करके कह रहे हैं कि यदि विपक्ष ने बार बार आरक्षण का मुद्दा उठाया है, उस आरक्षण के मुद्दे से थोड़ी सी हवा निकले फैली है, तो कहीं न कहीं भविष्य में जाके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और उस खतरे को देखते हुए अपना मणिपुर काफी तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि जाति पर आधारित झगड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहां पर। केवल 38 लाख लोग की पॉपुलेशन है वहां पर। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, वो टोटली फेल हो गई है। हाँ, अब बात सही है जो चर्चा में निकल के आया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए बार बार कि अब इसे हम कैसे सुधारें। अब स्थितियां ऐसी आई हैं कि बीच बीच में कुछ लोगों का दौरा भी हुआ। अब संघ परिवार ने जो उनके कार्यकर्ता हैं वहां जमीनी स्तर पे जब काम करते हैं, होता नहीं है दो परिवारों में झगड़ा हो जाए तो ये सोचते चलो बीच में आके थोड़ा समझौता कर ले, चाहे वो निचले स्तर पे हो, चाहे वो मिडिल स्तर पे हो, चाहे वो टॉप स्तर पे हो, सब जगह कोई न कोई एक मीडिएटर होता है। उसी तरीके से संघ परिवार सामने उभर के आ रहा है कि भैया इसको सुधारो, नहीं तो आगे चल के बहुत स्थिति गड़बड़ होने वाली है। इसलिए चिंता का विषय हम सभी के सामने आ रहा है कि ये जाति के आधार पर ये घटना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विपक्ष भी बीच बीच में कहा करता है कि जैसे बंगाल में हुआ वैसे पूरे देश में हो रहा है, जैसे मणिपुर में हो रहा है वैसे ही पूरे देश में होगा। ऐसे मतलब संकेत क्या है आपके कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी स्थितियां गड़बड़ हुई हैं और सरकार उसको नजरअंदाज करके हम ग्लोबल के चक्कर में पड़ गए, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि दुनिया को इकट्ठे करने का। हम दुनिया को समझाने तो जा रहे हैं, हम अपने घर को भूल गए। हाँ, दुनिया को समझाने तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में क्या कर रहे हैं। इसलिए संघ परिवार उनको बार बार बता रहा है कि भैया अपने घर की देख लो। अभी इसके पहले आपको अच्छे से पिछली डिबेट में हम लोगों ने चर्चा किया था, उन्होंने बोल दिया था कि हम आरक्षण के पक्ष में है, आप जातीय जनगणना करा सकते हैं, जो कि संघ कभी भी इसके पक्ष में नहीं था। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक समरसता बैठानी है, समता अगर लेके आनी है, बता रहा हूं, संघ कभी भी राष्ट्र सेंसस जरूरी है। संघ कभी भी जाति जनगणना के एक भी % नहीं था कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यदि देश जो चाह रहा है हम उसको कराने के लिए आगे आ सकते हैं, जो कि सरकार को ये संकेत उन्होंने दिया है। दिया के साथ अब संघ ने ये भी चाह लिया है कि मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार आगे आए, उसमें हस्तक्षेप करे। और जैसे कि अभी विलक्षण जी ने इसका पूरा विश्लेषण दिया था कि अगर अपने स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार वहां पर शांति बहाल करने के लिए तमाम जो प्रयास है वो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर 1 साल से हिंसा जारी है तो किन कामों में कमी रह जा रही है। राधा वल्लभ, शारदा जी मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल को लेकर। देखिए 1 साल हो गया है अभी तक की, अगर हम बात करें तो जो मई 2023 से कि अब मैं आपको बताऊं 1 साल का अगर अभी तक का बात करें तो 226 से ज्यादा मौतें अभी तक सामने आ चुकी हैं। 60,000 से अधिक लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। 5,000 घंटे इंटरनेट वहां पर बंद रहा है और 1 साल से ये हिंसा तो जारी है ही। इसको रोकने के लिए अब क्या और प्रयास करने होंगे सरकार को? क्या वाकई प्रधानमंत्री के मणिपुर में पहुंचने की जरूरत है? जैसे कि विपक्ष भी डिमांड कर रहे थे कि इन मुद्दों को लेकर कई बार विपक्ष ने निशाने साधे हैं, हमले किए हैं कि जहां हिंसा हो रही है, जहां जरूरत है वहां पीएम नहीं पहुंचते, बाकी जगह पर पीएम पहुंच जाते हैं। तो क्या अब संघ के इस नसीहत देने के बाद बीजेपी कोई ऐसा स्टैंड लेती नजर आएगी, मणिपुर पहुंचेगी और कुछ बेहतर वहां के लिए किया जाएगा? देखिए निशिता जी, सरकार अपनी जगह पर काम कर रही है। इसके लिए मैंने बताया ना, खबर के पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति शासन कल अगर लगा दिया जाए, जब तक वहां से केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगा वहां पर शांति नहीं। आज की तारीख में वहां पर सेंट्रल फोर्सेस बहुत लगी हुई हैं, लेकिन उनको मारने का अधिकार नहीं है। वो शूट एंड साइड वाली स्थिति नहीं बनी है। जिस दिन ये स्थिति वहां बन जाएगी, मैं आपको चैलेंज करता हूं 8 घंटे के अंदर वहां जो हिंसा फैल रही है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया वाला फॉर्मूला अपना लें। जैसे कि अभी देखिए नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आई तो 7 अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया किम जोंग उन ने। वो करना पड़ेगा तब जाके ये हिंसा का वातावरण जो है वो खत्म होगा और शांति आएगी। एक जगह अगर ये कदम उठा लेते हैं तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, विश्व में जाएगा कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। तो वो सीमा लांघ गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने ये उपाय उठाए। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा आपको। बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारे यहाँ सीबीआई और 5 किलोमीटर
ये इसके लिए उनने बोले बगैर हमारे अनुमति के कुछ नहीं होगा। अब जब मामला वहाँ हुआ तो सीबीआई के लिए वही कह रही है, वही सीबीआई की मांग कर रही है, उन्हें सीबीआई की जांच। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हाँ। हम लोगों के दिल और दिमाग से भारत खत्म हो गया। हम सोचते मैं फलाना, आप सोचते मैं फलाना। उन्होंने कहा मैं मध्य प्रदेश से, मैं रीवा से, मैं सतना से, मैं भोपाल से, मैं वहां से। तो जब तक हमारे देश में आम लोगों के मन में ये बात नहीं बिठाई जाएगी कि हम भारत के लोग हैं, तब तक ये सारी समस्याओं का निदान नहीं है। जब ये हो जाएगा तो समस्याओं का निदान होगा। ठीक है। विनोद मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि शारदा वल्लभ जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं की भावना आ गई है, हम की भावना खत्म हो चुकी है। तो मैं की भावना जब आई तो लोगों में बंटवारे शुरू हुए, चाहे वो जातिगत बंटवारे हो या चाहे वर्गीकरण हो या चाहे किसी और प्रकार के हो, धार्मिक वर्गीकरण हो। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लागू कर दिया जाना चाहिए, क्या इसका हल हो सकता है प्रेसिडेंट रूल से? क्या वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल से हिंसा रुक सकती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना तो नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहाँ की हिंसा समाप्त हो जाएगी या जो वैमनस्यता बढ़ रही है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप मान के चलिए कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हम ये कहें कि शूट आउट के ऑर्डर दे दें या ऐसी कोई चीज कर दें तो ये कोई स्थायी हल नहीं है। भय एक निश्चित समय के लिए तो कहीं खाई और बढ़ेगी। हाँ, भय एक निश्चित समय के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसका एक स्थायी हल जो है वो संभव नहीं है। वो हल होगा आपस में बैठ के उस मुद्दे को सुलझाने से होगा कि यदि हमने कोई आरक्षण दिया है तो उसका दूरगामी क्या परिणाम है, वो क्यों पिछड़े हैं, तो उनको कब तक दिया जाएगा। इस तरह की चीजों को यदि वहाँ समझा पाने में सफल होते हैं तब तो आप मानिए कि उसका स्थायी हल मिलता है। और केवल हम सोचें कि फोर्स लगा दी जाए और दंड दे दिया जाए तो वो जैसे ही फोर्स हटेगी तो दोबारा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, थोड़ी बहुत शक्ति तो ठीक है, लेकिन अंतिम जो होता है वो राज्य सरकार, जो स्थानीय शासन होती है, वो जब तक पूर्ण रूप से सक्षम तरीके से उस सिस्टम को नहीं संभाल पाती तब तक तो देश में मैं नहीं मानता कि उसका उस राज्य में कोई बहुत बड़ा असर होगा। और इसलिए, और यदि असर नहीं होगा तो उसकी जो आग है या जो उसकी जो छवि है या उसकी लपट कहना चाहिए अन्य राज्यों में जा ही सकती है। और इसी चिंता को देखते हुए आरएसएस प्रमुख ने यह बात कही है कि अभी आप संभाल लीजिए, अनदेखा मत कीजिए, भगवान मत बनिए कि आप आंख बंद करके बैठ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में यदि एक छोटी सी घटना हो जाती है, वैसे छोटी तो नहीं है, लेकिन यदि उस वर्ग संघर्ष और जातीय संघर्ष से देखें तो उसे मैं कहता हूं कि उसके मुकाबले में ये छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता रहे हैं विनोद जी के कहीं ना कहीं ये जो समाधान की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए देखिए पूर्ण समाधान निकालने की अब जरूरत तो है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। और यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ दिनेश निगम जी, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए जिन जिन मुद्दों पर संघ की तरफ से नसीहत दी जा रही है, उन हर एक मुद्दों पर बीजेपी लपकने की तैयारी में है, क्योंकि उस मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट बैंक में भी नुकसान होने के जो आसार है वो जताए जा रहे थे। लेकिन क्या अब इसका पूर्ण समाधान निकाला जाएगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक आरएसएस का सवाल है तो आप ये देखिए कि ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी कि आरएसएस को अपने ही सहयोगी जिनको हमेशा वो सत्ता में बैठाने में उनका भरसक प्रयास रहता है, उनके संघ का, उनके कार्यकर्ताओं का, और एक लंबे अरसे से, कोई 10 साल से नहीं, ये आरएसएस कोई 10 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जनसंघ के ज़माने से भी आरएसएस ने वही भूमिका निभाता, मतलब एक तरह से सपोर्ट करती रही। और कई बार जो है अटल जी की भी सरकार बनी, आपको याद होगा, तब भी जो है उसमें इनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका। इनमें मनमुटाव का जो कारण आया, अभी डिबेट में ये बात आई थी कि मनमुटाव का जो कारण बना उसकी पहल भी किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक शीर्ष नेता के कहने पे हुई, मैंने बयान से हुई। उनका ये कह देना कि नहीं अब हम सक्षम हैं और इसमें संघ का कोई विशेष रोल नहीं है सरकार बनाने में, तो उससे जो एक विवाद की स्थिति, मतलब मनमुटाव जो पैदा हुआ, उस मनमुटाव को चाहते तो समय रहते दूर कर सकते थे, लेकिन समय रहते वहाँ जो सरकार के मुखिया थे या पार्टी के जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने उस मुद्दे को बहुत नज़रअंदाज कर दिया, बिल्कुल मतलब निगलेक्ट कर दिया। और उसका कारण ये हुआ कि आपको याद होगा मनीष जी कि जब 2 चरण और 3 चरण के लोकसभा चुनाव हुए थे तब तक आरएसएस ने उसमें अपना सहयोग नहीं किया, उसमें हाथ नहीं लगाया था। और उसका एक मजबूरी ये हुई कि अंततः सरकार के मुखिया जो आज बने हुए हैं, उस समय के भी भारतीय जनता
पार्टी के शीर्ष, उनको अंततः जाकर के नागपुर मुख्यालय में बैठना पड़ा बगैर किसी प्रोग्राम। सकता है कि आरएसएस पीछे हटा चुनाव में, इसलिए बीजेपी का वोट बैंक घटा या सीटें घटी। निश्चित रूप से, निश्चित, आप परसेंटेज उठा के देखिए, तभी तो मैं आपसे वही तो कहने जा रहा हूँ कि नागपुर में जाकर के बगैर प्रोग्राम के 10 साल तक जो देश के मुखिया थे वो कभी नहीं गए नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर में या वहां से लोगों से संपर्क करने। अचानक वहां गए, और गए ही नहीं, वहां उन्होंने नाइट हट किया, संघ के बड़े बड़े धूर्त लोगों के साथ उन्होंने बैठक करी, और बैठक करने के बाद उन्होंने अपनी ये कहा जा सकता, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ के जो सूत्र हाईलाइट हुए हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने संघ से ये वादा किया कि नहीं, जो गलतियां हुई है उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। और भी इन गलतियों को, और जिस तरह से सहयोग अभी तक मिलता रहा है संघ के लोगों का, उस तरह से सहयोग में, तो उसका कारण आप देखिए, चौथे पांचवें छठवें में जो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़े, वोटिंग के परसेंटेज बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे, उसका कारण सिर्फ यही रहा। सवाल अभी जो मेन मुद्दा है हमारे एंकर का, वो जो उनका कहना ये कि इतना कहने के बावजूद, आरएसएस के इशारा करने के बावजूद सरकार ने, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सरकार वाकई मणिपुर का समाधान करना चाहती थी तो उसके लिए बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा काम। कई लोगों ने कहा ऐसा नियम बना दे, सीधी सी बात ये थी, एक अभी 3 महीने पहले ये मांग उठी थी, वहाँ के लोगों ने, उसी समुदाय के लोगों ने कहा था सीएम बदल दो, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह जी ने की जिद के कारण, या जो भी सरकार के मुखिया या पार्टी के लोग रहे, उनकी जिद के कारण सीएम नहीं बदला गया। उसका कारण ये हो कि अभी 10 दिन पहले जो सीएम का स्टेटमेंट आया, आपने देखा वो स्टेटमेंट कितना, मैं एक तरह से अहम वाला स्टेटमेंट है कि मैं क्यों हटूंगा, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैंने उसके बावजूद भी वो ये भी कहते जा रहे हैं कि महीने 1.5 महीने में स्थिति सुधर जाएगी, जो स्थिति आप साल भर में नहीं सुधार पा रहे हैं। बताया था कि अगले 6 महीने में ये स्थितियां बदल जाएगी। अंतिम सवाल लेकर के राधेश्याम अग्रवाल जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। पिछले और बयानों को अगर हम खंगा लेते, कि पिछले बयान में आपको बता देता हूं, आरएसएस चीफ ने पहले कहा कि आप काम करें, अहंकार न पालें, चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित ना हो, संसद में विपक्ष को विरोधी ना माने। एक तो ये बयान, दूसरा यह है कि मणिपुर जल रहा है, इस पर ध्यान कौन देगा। और जैसा कि अभी दिनेश निगम जी बता रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, ये भी अहम बड़ा बयान रहा। और जिस प्रकार से एक अहम और देखा गया वहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नहीं गए और प्रधानमंत्री ने आरएसएस चीफ के बयान को नजरअंदाज किया, उनकी सलाह को, मशवरा को नजरअंदाज किया गया। ये तमाम फैक्टर वहां पर काम किए। आरएसएस ने जो बात कही है वो मुद्दे की बात कही है। अगर ये तीनों चारों बातों को केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी माने, जैसे उस समय लोकसभा के चुनाव में जाके फिर परिवर्तन आए, मेरा मानना है कि मणिपुर के भी मामले में किसी तरह समस्या का हल हो सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री बदलना वहां पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए तो किस व्यक्ति को वहां पर भेजा जाना चाहिए? मुख्यमंत्री बदलने का काम सरकार का, केंद्र सरकार का, अपना नहीं। जी मैं सर मैं आपके पास में आऊंगा। जी मतलब केंद्र, ये मुख्यमंत्री बदलने का केंद्र सरकार का काम है कि उनको बदलना है कि नहीं बदलना। नहीं, अगर बदला जाए अगर मुख्यमंत्री, तो किसे वहां पर भेजा जाना चाहिए? नहीं, ये तो उनका सोच है किसको भेजे। ठीक है विलक्षण जी। देखिए, यहाँ पर एक बात जो ऑलमोस्ट सभी पैनलिस्ट ने इंगित करी है, और अभी राधेश्याम जी ने भी यही चीज कही, हम देख सकते हैं कि आरएसएस किसी ना किसी तरीके से एक नई पीढ़ी ऑफ लीडरशिप को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मनीष, ये आप ये समझें कि अगर जैसे मेरा एक दोस्त है, अगर मेरा एक दोस्त आज डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर लीडरशिप में आगे आज बढ़ना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो मौजूदा पद से उतरे। अगर मेरा एक दोस्त है उत्कर्ष, वो चाहता है कि मैं आरएसएस चीफ के बैकिंग के साथ आज एक सीएम पद पे बना रहूं, तो उसके बाद उसको ये भी चाहिए कि आगे मेरी अगर इस चीज में केंद्र की तरफ इस स्टेट्स पे ध्यान देना चाहिए, तो उस स्टेट से भी तो लीडरशिप निकल के आगे आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज देखने की बहुत जरूरी है कि कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स, और साथ साथ वही लोग जो आरएसएस के बैकडअप हैं, या साथ ही साथ वहाँ रीजनल लीडर्स जैसे कॉनराड संगमा है, अगर वो एक अलग तरीके से अपना एक स्टेट चला रहे हैं, तो क्या कहा
कहा जा सकता है कि उनको भी घेरे में लाकर फोल्ड में लिया जा सकता है? क्या वो एक आरएसएस की नई लीडरशिप की पीढ़ी में निकल के आ सकते हैं? क्या आरएसएस उन्हें समर्थन दे सकता लेकिन है? जिस प्रकार से विलक्षण जी आरएसएस वहां पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप खड़ी करने के लिए काम तो कर रहा है। Exactly. लेकिन लोगों के बीच में संदेश देने का भी काम कर रहा है। लोगों को ये बता रहा है कि हमको युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बयानों में कहते हैं। Exactly, और बुद्ध मनीष। के तरीकों से ही शांति बहाल होगी। एग्जैक्टली मनीष, जैसे नीरज जी ने भी अभी कहा, संघ बहुत आगे की सोच के चलता है। किसी भी स्टेट में शांति बहाल करने के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि आगे 20 साल में होने वाले परिणामों के निर्णय की आधारशिला आज रखी जाए। अगर हम चाहते हैं कि उसका निराकरण आज जो मणिपुर जिस स्थिति में है वो बढ़कर तात्कालिक निराकरण, अगर आज मणिपुर बदल के अगला कश्मीर ना बने तो जरूरी है कि एक लीडरशिप की खेप को वहीं के वहीं क्रिएट करना पड़ेगा। मिलाकर देखा जाए कि ये जो वक्त है युद्ध का नहीं है बल्कि बुद्ध का है। और ये कमेंट प्रधानमंत्री मोदी जब दूसरे देशों में जाकर करते हैं तो क्या वो आरएसएस चीफ की सलाह को मानते हैं? और आरएसएस चीफ जब बार बार इस बात को इंगित कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशविरा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बात को मानते हैं कि हम अपने ही राज्य में, अपने ही देश में वो बुद्धि देने के लिए नाकामयाब रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी नीति नाकाम साबित हो रही है, खास तौर पर मणिपुर में जिस प्रकार से वहाँ हिंसा देखी जा रही है? 1 साल से लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा को रोकना इतना मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, जिस तरह से आपने बोला कि हिंसा को रोकना क्या वाकई इतना मुश्किल काम है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर के देशों में जाकर सलाह दे सकते हैं तो मणिपुर को लेकर भी अब कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस का बयान सामने आया, आरएसएस ने जितने अभी तक बयान दिए हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आरएसएस की समन्वय बैठक में हुई है, उन सभी मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी उस सभी मुद्दों को एक एक करके उठाने वाली है, क्योंकि जातिगत जनगणना जैसा जो मुद्दा, जैसे संघ ने संवेदनशील बताया, जैसे संघ ने बताया कि राजनीति का विषय नहीं है, उसी तरह मणिपुर जैसे मुद्दे पर संघ ने एक बार फिर से चिंता जताई है। देखना होगा कि कब तक अब केंद्र सरकार इस पर अपना स्टैंड लेती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।